अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी, तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो। मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो। मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। जैसे आप तमाम लोग, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस वक्त देख रहा था कि भारत के जंतर मंतर पर किस तरह भारत की गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान, महिला पहलवान बैठी थी और उनका एक इल्ज़ाम था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने करा है। और लगातार 36 दिन तक बैठने के बावजूद भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ तो खैर जनाब मिला ही नहीं, इसके साथ उनके ऊपर और जुल्म की इंतहा कर दी गई। आज उन पहलवानों ने दिल बर्दाश्त होकर ये कहा कि हम अपना मेडल गंगा को समर्पित कर रहे हैं। हम अपने वो मेडल, जो हम गोल्ड मेडल भारत के लेकर आए थे, हम आज उनको पानी के अंदर बहा रहे हैं, गंगा के अंदर डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो मेडल किसको वापस करेंगी? क्या वो मेडल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस करेंगी, जो एक महिला है? क्यों वापस करेंगी? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन महिलाओं के लिए, इन पहलवानों के लिए कुछ बोली? तो वापस किस लिए करेंगे जब उन्होंने उनके लिए एक आवाज़ कुछ नहीं उठाई, ना उन्होंने सरकार से सवाल करा कि आए जंतर मंतर पे जो बच्चियां बेटियां बैठी हुई हैं, इनके बारे में सुना जाए। क्या ये मेडल हमारे देश के प्रधानमंत्री को वापस करेंगी? क्यों करेंगी? प्रधानमंत्री को भी क्यों करेंगी? प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी के तो मंत्री के ऊपर इन लोगों का इल्ज़ाम है। ये लोग उसी से तो दिल बर्दाश्त हैं, तो उनके पास ही मेडल नहीं लेके जाएंगी तो ये मेडल लेके कहाँ जाएंगी? कुलभूषण के पास लेके जाएंगी, बृजभूषण के पास लेके जाएंगे, वो बृजभूषण जो इनके साथ यौन उत्पीड़न करता रहा। कमाल की बात देखिए कि 28 मई में जब नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करा गया, जिसमें मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया, बल्कि जिसको लोग नया पार्लियामेंट कह रहे हैं, मैं तो उसको कहूँगी मोदी जी के ख्वाबों का भवन। वहाँ पार्लियामेंट जैसा कुछ नहीं था, वहाँ पर संविधान जैसा कुछ नहीं था, वहाँ संविधान की धज्जियाँ बखेरी गई, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया गया। जो हमारे पार्लियामेंट के 2 स्पीकर होते हैं, वो पीछे ऐसे पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे वो स्पीकर ना हो के मोदी जी के दरबान हो, और क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका, ऐसे करके हुक्म बजा ला रहे थे। और उसी वक्त कुछ किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पर जंतर मंतर पर हरियाणा की ये पहलवान लगातार 35-36 दिनों से बैठी थी, वहाँ पर पुलिस ने बर्बरता से इन लोगों को मारा, पीटा और इनको घसीटते हुए ऐसे लेकर गए जैसे मानो ये भारत की बहुत बड़ी, एक तरह से आप ये कहिए कि एंटी नेशनल काम कर रही हूँ। वो महिलाएं थी, वो तो पहलवान थी, और एक एक पहलवान के ऊपर 20-20 पुलिस वालों को छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद यही नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो ऐसा देखा कि साक्षी जो हैं उनके मुंह पर तो एक पुलिस वाले ने बाकायदा पूरे उनके मुंह पर जूता रख रखा था, उनके मुंह को जूते से कवर कर रखा था। तो क्या आपको लगता है कि कोई आम महिलाएं नहीं थी, उनके साथ इतनी हैवानियत होनी चाहिए थी? और कमाल की बात उससे भी ज़्यादा यह है कि 7 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलती हुई हमारी दिल्ली पुलिस ने इन हमारी महिलाओं के ऊपर, इन पहलवानों के ऊपर, इन भारत के गौरवों के ऊपर एक मुकदमा लगा दिया कि ये भारत विरोधी काम कर रही थी। तो भारत विरोधी काम क्या कर रही थी? मतलब ऐसा कौन सा काम था कि उन्होंने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी हो, कोई नुकसान पहुंचाया हो, पुलिस वालों पे हाथ छोड़ा हो? तो अब इन तमाम चीज़ों से दिल बर्दाश्त होके, परेशान होके इन महिलाओं ने कहा, और लगातार ऐसी आवाज़ बीजेपी से उठ भी रही थी कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मेडल लौटा क्यों नहीं देती? आज इन्होंने डिसाइड करा है कि ये वाले मेडल ये गंगा में फेंक आएंगी, क्योंकि गंगा पे का सब सम्मान करते हैं और ये भारत का बहुत सम्मान करती हैं, और ये कह रही हैं कि हमें भारतवासियों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस मेडल को लौटाने के लिए कोई भी एक महफूज हाथ नहीं है जो हमारा समर्थन करता या हमारी सुनता, तो कम से कम ये मेडल हम किसी ना तो राष्ट्रपति को लौटाएंगे, ना हम प्रधानमंत्री को लौटाएंगे, ना खेल मंत्री को लौटाएंगे, क्योंकि हमें तो इन लोगों से शिकायत है। तो इस मेडल को हम वहाँ लौटाएंगे जिनकी हम सबसे ज़्यादा हम आस्था रखते हैं दिल में, गंगा मैया को हम गंगा मानते हैं, माँ मानते हैं। तो हम ये मेडल गंगा में जाकर फेंक कर आ जाएंगे, या वहाँ पर जाकर बहा कर आ जाएंगे।
आपको शायद याद हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर वो अमेरिका को जानते हो, अमेरिका के बारे में कभी स्टडी करी हो, अमेरिका में एक क्लासिकली एक मुक्केबाज, एक बॉक्सर थे, मोहम्मद अली, बाद में उन्होंने अपना नाम रखा था, तो वो ब्लैकिश थे। और जिस तरह अमेरिका में रेसिज्म है कि काला है तो तू गोरा है, तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा था बॉक्सिंग में, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस वक्त वो कैथोलिक थे, तो उनका नाम क्लासिक क्ले था, और ये चैप्टर 12 क्लास में NCERT में मैंने पढ़ा था। तो जब वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया, वो तमाम मेडल्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते थे, बॉक्सिंग में जीते थे, वो जाकर जमुना में, उसमें सॉरी समुद्र में फेंक कर आ जाते हैं और कहते हैं इन मेडलों का मुझे क्या फ़ायदा जब ये मेडल मुझे सम्मान ही नहीं दिला पाए, और आज भी मुझे लोग काला है, श्वेत है कह के ललकारते हैं और नकारते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इसके बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। तो ऐसी ही स्टोरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जिस तरह इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरह इनको अपमानित करा गया। इन 35-36 दिनों में मोदी जी जब ये मेडल लेकर आई थी, इनको बुलाकर बैठे थे और ये कहा था कि तुम हमारी बेटियां हो, और एक मेडल लाने के लिए आपको पता है कि इंसान सारी जिंदगी झोंक देता है, वो मेडल इनका ख्वाब था। जब ये मेडल लेने गई थी तो जाहिर सी बात है एकदम से तो ये उठ के नहीं गई होंगी कि 20 साल की थी तो 23 साल की थी और गई और एकदम से इन्होंने वहां पर जाके कुश्ती लड़ी और मेडल ले आई। नहीं जनाब, नहीं। मेडल लाने के लिए इन्होंने बचपन में अपना ख्वाब देखा होगा, उसको पूरा करा होगा। जब ये 12 या 13 साल की रही होंगी, जब इन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी होगी, अपनी नींदें कुर्बान करी होंगी, किलोमीटरों में को भागी होंगी, मतलब कितनी चीज़ें इन्होंने सेक्रीफाई करी होंगी, जब जाके 7-8 साल में ये इस लायक बनी होंगी, इतनी तैयार हुई होंगी अपनी ख्वाहिशात का गला दबा के अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। ये फिर बाहर गई होंगी और वहाँ जाकर, जिस मुल्क में हम जाकर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते। अगर आप कॉमन मैन है या मैं कॉमन मैन है, अगर मैं अमेरिका जा रही हूँ, वहाँ जाके जाहिर सी बात है मैं वहाँ के किसी प्लेग्राउंड में किसी बड़ी जगह अपना झंडा नहीं फहरा सकती, लेकिन ये काम मेरी इन पहलवानों ने करा था। ये झंडा लेकर गई थी और वहाँ पर जाकर तिरंगा लहराया भी था और तिरंगे का मान सम्मान बचाकर भी आई थी और गोल्ड मेडल लेकर आई थी। लेकिन आज इनको ये लगता है कि ये जो गोल्ड मेडल है इनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल तो दूर की बात है, इनको भारत की जो सरकार है वो महिला मानने को तैयार नहीं है, इनका सम्मान करने को तैयार नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस तो इनको पता नहीं कौन कौन से मामलों में फंसा रही है, इनको उल्टी सीधी गतिविधियों में फंसा रही। तो ये वो महिलाएं हैं कि जिन पर हाथ रखा है और अब ये इतनी गुस्से में भी हैं या इतनी मायूस भी हैं। जिस तरह ये कह रही थी कि मोदी जी आपको नया भारत मुबारक हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोटेस्ट फिर तैयार है। और जिस तरह किसानों के साथ साथ भारत के वो तमाम बुद्धिजीवी, वो जो बहू वाले हैं, बेटियों वाले हैं, माँ वाले, वो तमाम के तमाम इन लड़कियों के साथ, इन पहलवानों के साथ हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं भी बहुत बार ट्रोल हुई, मुझे भी लोगों ने ट्रोल करा, और जब मैं शुरू में इनको समर्थन के लिए पहुंची थी, क्योंकि रमजान में जब चल रहे थे तो चांद रात वाले दिन ये आकर बैठी थी और लगातार मैं इनको समर्थन कर रही थी। मैं बहुत बार वहां पर गई और इनकी आवाज़ भी उठाई, इनकी आवाज़ में हाँ में हाँ मिलाई। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अमन रिजवी आप तो शाहीन बाग वाली हैं, और शाहीन बाग को लगातार इन फोगाट बहनों ने ललकारा है, शाहीन बाग को बदनाम करा और आप इनके फेवर में आ गई। इन्होंने किसानों को भी ललकारा, आप किसान भी तो इनके फेवर में आए। लेकिन मैंने ये कहा कि देखिए, मैं एक इस्लाम को मानने वाली हूँ और मेरा दीन ये सिखाता है कि रसूल पाक जो मैसेंजर ऑफ इस्लाम है, जब वो किसी रास्ते से जाया करते थे, एक रास्ता था तो जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, लगातार वो कूड़ा फेंकती थी। तो ऐसा हुआ 2-3 बार जब वो रसूल पाक उस जगह से, उस रास्ते से गुजरे, तो वहाँ पर उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि आया वो औरत जो है मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही, क्या वो सही तो है, उसकी तबीयत ठीक तो है। वो उसकी अयादत को जाते हैं, उसकी पूछने जाते हैं, मिजाज पुरसी को जाते हैं कि तुम मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही। तो वो पाते हैं कि वो बुढ़िया औरत जो है वो बहुत बीमार थी। तो वहाँ जाकर उसकी वो मिजाज पुरसी करते हैं। जब उसको पता चलता है कि ये मोहम्मद साहब है, मैसेंजर ऑफ इस्लाम है, तो इस्लाम कबूल कर लेती है। तो हम तो इस्लाम वाले, हमें तो यही सिखाया गया कि अगर सामने वाला आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और उसको ज़रूरत है तो आप उसके लिए फूल लेकर जाइए, उसकी आवाज़ में आवाज़ बनाइए। और रही बात एनआरसी की, तो मैं तो एनआरसी को एक अस्तित्व की लड़ाई कहती हूँ कि एनआरसी में हम लोग अपने अस्तित्व की, अपने वकार की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो लड़ाई मेरी ये पहलवान बहनें लड़ रही थी वो अस्तित्व की नहीं, वो असमत की, वो इज्जत की, वो पल्ले की, वो घूंघट की, वो हमारी पूरी पहचान की लड़ाई थी। वो हमारी एक तरह जीने की लड़ाई थी। क्योंकि हम कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, कुत्ते बिल्ली भी जानदार होते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्लियों में यही नहीं होती, इज्जत बेइज्जती नहीं होती। लेकिन महिलाओं का जो सम्मान होता है, महिलाओं को हम एक तरह से भारत में जिस तरह हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, और भारत में तमाम देवियां जो है वो महिलाओं को पूजा जाता है, तो सरस्वती हैं, तो दुर्गे हैं, तो अम्बे हैं, तो काली हैं, तो
चंडी हैं, और फिर भारत माता की जय, वो भी महिला है, भारत पुरुष को तो नहीं कहते कि भारत पिता की जय। तो जिस मुल्क में महिलाओं को देवी बनाकर पूजा जाता और उसी देश की वो लड़कियां जो भारत का नाम रोशन करके मेडल लेकर आई थी, उनके साथ इतनी बेहुरमती होना, उन्हें इस कदर टॉर्चर करना, उनको घसीट के लेके जाना और डिटेन करके शाम तक उनको थानों में बंद करना और उनकी प्राइवेसी की फिर वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर लगाना, ये गलत बात है, ये निंदनीय है। और जिस तरह उनके वहाँ तंबू उखाड़ दिए गए, जंतर मंतर से उनका जो जहाँ वो बैठी थी वो तमाम का तमाम तहस नहस कर दिया गया। और दूसरी तरफ वही वाली बात हो गई कि रोम जल रहा था और मोदी जी बंसी बजा रहे थे। तो मोदी जी, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तंत्र है, और लोगों को आप मार रहे थे, लोग को आपने कुचल दिया और तंत्र आप चला रहे थे। तो ये जो आपने इनॉग्रेशन करा है अपने ख्वाबों का महल का, तो आप खुदारा इसका नाम पार्लियामेंट हाउस ना रखे लीजिए, मोदी जी का भवन, मोदी भवन लीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार, आपके रूल चले। और बताइए कि अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो वहां पर हंसी भी आती है और ये लगता है कि दुनिया में हमारा किस तरह मजाक बना होगा जब मोदी जी नए पार्लियामेंट में एंट्री करते हैं तो मोदी 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 मोदी, मतलब क्या मतलब है? क्या मोदी जी आप अपने वलीमे में गए थे? क्या आपके वहां पे शादी हो रही थी, कोई शादी के रिसेप्शन में गए थे जो वहां मोदी मोदी हो रहा था? वहां आप एक संवैधानिक तरीके से उस बिल्डिंग में दाखिल हुए थे जहां संविधान चलता है, उस संविधान से भारत चलता है, जहां पर बड़े बड़े बिल पास होते हैं, जहां पर भारत की तमाम परेशानियों को सुना जाता है, लिखा जाता है, फिर उन पर बिल पास होते हैं कि उन परेशानियों का किस तरह समाधान करा जाए। और कमाल की बात यह कि आपने द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको नहीं बुलाया, लेकिन उनका लिखा हुआ बयान जो आप खुद ही लिखवा के लेकर आएंगे पढ़ दिया। तो मतलब जहां जिस बिल्डिंग में आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इज्जत नहीं देने को तैयार, वहां के स्पीकरों को इज्जत देने को तैयार नहीं, और मोदी 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 के वहां पर नारे लग रहे हो, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो कहीं आपको पार्लियामेंट हाउस लगा, या आपको लगा कि वो संविधान का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जहां पर तमाम लोग बैठ के इंसाफ करेंगे, जहां पर ये लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, संविधान जिंदाबाद नहीं कर रहे थे कि भारत का संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, ये नहीं कर रहे, बस मोदी मोदी मोदी। तो ये दर्शाता है कि हम लोग जो हैं वो इस वक्त ज़हनी गुलाम हो चुके हैं, और आने वाला जो दौर है वो और भी ज़्यादा हमें गुलामी की तरफ लेकर जा रहा है। हमारी आवाज़ों को इसी तरह दबाया जा रहा है, इसी तरह कुचला जा रहा है, और जो भी आवाज़ उठती है, इवन के देखिए कि वो महिलाएं, वो पहलवान जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, वो कह रही है, लगातार कह रही है कि मोदी जी तुम्हारे मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा है, तो आप सुनने को राजी नहीं है। मोदी जी आपके घर से 2.5 किलोमीटर दूर नहीं था जंतर मंतर, लेकिन आपने बात करने की जहमत गवारा नहीं करी, और वो वीडियो दबाकर वायरल हो रही हैं। जब ये बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आई थी तो आपने इनको अपनी बेटियां बताया था, तो आज आपकी बेटियां आपके परिवार का हिस्सा जब जंतर मंतर पर बैठी थी तो किस तरह दिल्ली पुलिस बर्बरता से, हैवानियत से उनको खींच के, उनको लूट कर खसोट कर कैसे लेके जा रही थी, ना ये ध्यान था कि वो महिलाएं, उनकी कौन से कमीज ऊपर हो रही, कौन सी नीचे हो रही, और जिस तरह पुलिस वालों ने साक्षी के ऊपर जूते रख रखे हैं और इन्हें ऐसे घसीट के जानवरों की तरह लेकर जा रहे हो जैसे ये नरभक्षी हो। ये महिला, ये देश का गौरव थी, तो आम भारतीय महिलाओं के साथ क्या होता होगा। और जिस तरह लगातार भारत में संविधान की धज्जियां बखेरी जा रही है, ये चीज आपने देखा होगा। शाहबाद डेयरी में जिस तरह एक 19 साल के समीर ने एक 16 साल की बच्ची को चाकू से हमला करा, और कमाल की बात यह कि जिस वक्त वो चाकू से हमला कर रहा था उस वक्त मैंने खुद गिना 17 लोग जनाब वहां से गुजरे और 2 पेड़ के नीचे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उस बच्ची को, उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करी, और लोग ऐसे देख रहे थे मानो कि ये रूटीन का कोई हिस्सा हो, कोई तमाशा चल रहा हो। तो जिस मुल्क में मतलब आलम हैवानियत का इतना बढ़ गया हो कि लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई हो, और 2 मिनट तक वो लड़का चाकू मारता रहा, 41 चाकू के अटैक करे, पत्थर से उसकी खोपड़ी तोड़ दी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। तो जहां पर इस तरह की हरकतें होंगी, जहां पर बलात्कारियों को संस्कारी बता के आप छोड़ देंगे, जैसे बिल्किस बानो के मामले में हुआ कि उसके तमाम बलात्कारियों को मोदी जी आपने और आपके गुजरात ने संस्कारी बताकर छोड़ दिया, तो अब भारत में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि किसी महिला पर जुल्म होता है, किसी बेटी पर जुल्म होता है, लोग तमाशा बीन बने रहते हैं, नहीं बचाते, क्योंकि उनको पता है होना जाना कुछ है नहीं, हम क्यों करके पंगे में फंसे, मरता है तो मरने दो, पुलिस भी बिक जाती है तो शासन भी बिक जाता है, तो वकील भी बिक जाते हैं। तो जहां पर संविधान को सरकारें ही कुचलती हैं और सरकार किसी की सुनती नहीं है, तो शायद वहां पर सिस्टम इसी तरह लाचार, इसी तरह नपुंसक हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पहल है, पहलवानों ने एक बहुत बड़ी पहल करी, और मुझे उम्मीद है कि पूरा भारत इनके साथ है, खासकर मैं इनके साथ हूं कि इनकी आवाज में हमें आवाज
आवाज़ मिलानी चाहिए, इनके जुल्म के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि पहलवानों, तुम जिस तरह पछाड़ पछाड़ के इंटरनेशनल मेडल उठाकर लेकर आई थी, तुमने जिस तरह वहाँ इंटरनेशनल पहलवानों को पछाड़ा था, हमें उम्मीद है तुम भारत के बलात्कारी मंत्रियों को भी ऐसे पछाड़ोगी और बहुत जल्द ऊपर वाला तुम्हें इंसाफ देगा और इस इंसाफ में पूरा भारत तुम्हारे साथ खड़ा है। साक्षी, तुम भी अकेली नहीं हो और विनेश फोगाट तुम भी अकेले, तमाम पहलवान आप अकेले नहीं, तमाम भारत आपके साथ है, बल्कि इंटरनेशनल जितने भी इंसान हैं वो आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपनी लड़ाई ज़रूर जीतेंगी। आपकी लड़ाई में पूरा भारत आपके साथ है और ख़ासकर ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, राक्षसपने से नहीं चलता। इससे नहीं चलता कि आप नरभक्षी बन जाएं, आप किसी को भी मार दें, क्योंकि यहाँ पर हिटलर शाही नहीं चलती, यहाँ पर संविधान चलता है। जितना जुल्म आप कर सकते थे मोदी जी और आपकी सरकार कर सकती थी, आपके मंत्री कर सकते थे, कर लिया, क्योंकि गिलास में आप उतना ही पानी भरेंगे जितना आप भरा जा सकता है। अब इनफ हो चुका, पूरे भारत के लोग जाग चुके और जिस तरह पहलवानों पर आपने जुल्म करा है, दुनिया ने देखा है कि सर आपने इनको मारा पीटा और वहाँ जाके आप चैन की बंसरी बजा रहे थे और आप वहाँ संविधान की बातें कर रहे थे। जिस वक्त आप वहाँ संविधान की बातें कर रहे थे नए अपने मोदी भवन में, नए पार्लियामेंट हाउस में, उसी वक्त जंतर मंतर पर आपकी दिल्ली पुलिस किस तरह इन महिलाओं के साथ, वहाँ के पहलवानों के साथ लाठी चार्ज कर रही थी, ज़बरदस्त तरीके से उनको घन बजा रखा था। तो ये चीज़ दर्शाती है कि आपके जुल्म की इंतहा हो गई और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी होती है। मुझे उम्मीद है कि इस अंधेरी रात की भी रोशनी आएगी और ये पहलवान ज़रूर जीतेंगी और ये जो मुजरिम है ब्रिजभूषण है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा और इसकी जो हैसियत है, इसके जो जुर्मों का बड़ा सा एक फर्रा है, शजरा है जो जंतर मंतर पे लटक रहा था, 38 केस बड़े बड़े इसके ऊपर हैं। तो हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी उम्मीद की किरण निकलेगी कि ब्रिजभूषण की जो असल जगह है जेल, ये जेल में जाएगा और मेरी पहलवानें सुर्खरू होंगी। पूरा भारत आपके साथ है। शुक्रिया, लाफिज। लाइव अच्छा लगता है तो इसको आगे शेयर करें।